नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A. A cannot be allowed to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ. अगेन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. एक डॉक्ट्रिन होता है एस्टॉपेल का. एस्टॉपेल का डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? टू स्टॉप. स्टॉप का मतलब होता है स्टॉप करना, रोकना. आपको किस चीज से रोक रहे हैं? कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है सामने वाले को कि वो सच है, जो दिख रहा है वही सच है, ठीक है. और मेरे ऐसे कहने पे या मेरे ऐसे रिप्रेजेंटेशन पे जब सामने वाली पार्टी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, मतलब वो कोई भी एक्ट करती है, कुछ भी एक्शन लेती है, मेरी बात को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जो भी मैंने दिखाया है उसको बिलीव करते हुए, तो वहाँ पर अगर आगे चल के वो पार्टी किसी अपने राइट को क्लेम करना चाहती है और मैं उसे मना कर रही हूँ कि नहीं नहीं मैंने जो ऐसा दिखाया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बात तो कुछ और थी, तो ये डिफेंस मुझे नहीं मिलेगा, मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकती हूँ. इसको अभी मैंने जो आपको बोला वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि सपोज दैट मैं ऑथराइज नहीं हूँ बट मैं एक रिसेप्शन डेस्क पे बैठी हुई हूँ फ़ी कलेक्ट करने के लिए, ठीक है. अब सपोज दैट कोई स्टूडेंट आया तो वो यही समझेगा कि आई एम सिटिंग एट दैट प्लेस तो आई एम ऑथराइज टू कलेक्ट दैट फ़ी. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही तो कोई नहीं बैठ जाएगा. और मैंने एक्सप्रेसली नहीं बोला, लेकिन मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि यस आई एम द ऑथराइज पर्सन टू कलेक्ट द फी. मैंने वो फ़ी ले ली स्टूडेंट से. बाद में जब आगे चल के कोई मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, तो मैं ये बात मुझसे जब पैसा मांगा जाएगा, फ़ी वापस मांगी जाएगी कि आप तो ऑथराइज थे ही नहीं, आपने फ़ी कैसे ले ली उस स्टूडेंट से, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने मैंने तो इन्हें एक्सप्रेसली तो कहा नहीं था कि आई एम ऑथराइज पर्सन टू कलेक्ट द फी, या मैंने जो भी बोला था उस समय वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी और इसलिए मैं फ़ी वापस नहीं दे सकती हूँ. XYZ जो भी मैं अपना झूठ बोल के बचाव करना चाहूँगी तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस मोमेंट पे मैंने ऐसा शो किया था कि आई एम द ऑथराइज पर्सन और मुझे बिलीव करके सामने वाले ने अपनी पोजीशन चेंज की. यहाँ पे पोजीशन चेंज करने का मतलब है कि उसकी एट प्रेजेंट जो स्थिति थी उससे कोई और स्थिति हो गई, उसकी स्थिति चेंज हुई. तो स्थिति चेंज होने का क्या मतलब है कि उसके पास फ़ी जब तक उसने एक्ट नहीं किया था तब तक फ़ी उसके हाथ में थी. सपोज दैट कि 50,000 कोई भी इंस्टॉलमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसा उसके पास था, लेकिन जैसे ही वो फ़ी पे करने आया उसने मुझे देखा कि आई एम सिटिंग एट द डेस्क और आई एम कलेक्टिंग फ़ी, उसने उन जो भी रिप्रेजेंटेशन था उस पर बिलीव करके उसने अपना पैसा मुझे दे दिया. अपना पैसा मुझे दे दिया मतलब अब उसकी सिचुएशन चेंज हो गई. अभी तक जो पैसा उसका था वो पैसा सामने वाले के पास चला गया, पोजीशन चेंज हो गई ना. अब आगे चल के मान लीजिए कि कोई फ़ी का डिस्प्यूट उठता है तो वो क्लेम करेगा कि नहीं नहीं मेरा एडमिशन वैलिड होना चाहिए, मैंने फ़ी पे किया था, तो उसका एडमिशन वैलिड ही माना जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे जब बैठी हूँ तो मैं ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैं वो फ़ी कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज हूँ और ऐसी सिचुएशन में उसके एडमिशन को डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया था. उसी तरह उसी स्टॉपल पे, आई होप आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा स्पीड में बताया है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने इंटेंशनली और फॉल्सली बी को ऐसा दर्शाया, बी को ऐसा दिखाया कि एक पर्टिकुलर ज़मीन है जो ए की है, और इसी बात पे भरोसा करते हुए बी ने उस ज़मीन को खरीदा और ए को पैसे दे दिए. बाद में ए इस बात से मुकरना चाह रहा है, जो सेल परचेज हुआ है यहाँ पे, तो ए बोल रहा है कि जिस ज़मीन को आपने ख़रीदा है उस ज़मीन का तो मेरे पास टाइटल ही नहीं है, तो ए को ये डिफेंस नहीं मिलेगा. ए अपनी बात से मुकर नहीं सकता है और आगे चलकर वो प्रॉपर्टी जिसको कि उसने बोला था कि मेरी है, अगर वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी को बी को बेचना ही पड़ेगा और ए उस प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? एस्टॉपेल का प्रिंसिपल अप्लाई होगा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, facts forming part of same transaction are relevant by virtue of which one of the following provisions of the Indian Evidence Act. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, रेस जेस्टे पूछ रहा है, सेक्शन 6. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, certain questions may be permitted to be asked by the court
or judge in order to discover or to obtain proper proof of relevant fact. This is dealt under which of the following provisions of Indian Evidence Act. Again simple सा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सेक्शन 175 इसका आंसर था. हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, एंड होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड. देन ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, मैं आपको ना पुराने सेक्शन बता रही हूँ ना नए सेक्शंस बता रही हूँ. यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ. जब हम फर्दर अपने कोर्सेज स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको BNS के सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे. तो पुराने सेक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को देखते चलिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37, वेयर द क्वेश्चन ऑफ द कंसेंट इज एन इशू, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम. अब कंसेंट इज एन इशू, मोटा मोटा अगर आप समझे तो ये रेप केसेस की बात करता है. ठीक है. रेप केस में ही कंसेंट एक मुद्दा होता है कि जो विक्टिम थी उसकी कंसेंट थी या नहीं थी. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो रेप विक्टिम है उसके कंसेंट थी या नहीं थी, इस बात में उसके कैरेक्टर का कोई भी लेना देना नहीं होगा. मतलब इजी कैरेक्टर की थी, कैसे कैरेक्टर की थी, ये गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर, फलाना कैरेक्टर मैटर ही नहीं करता है. मैटर बस ये करता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर एक्ट के दौरान विक्टिम की कंसेंट थी या नहीं थी. ठीक है. तो आपका करेक्ट आंसर होगा शैल नॉट बी रेलेवेंट. देन opinion on relationship is relevant fact in which of the following cases. ओपिनियन की बात कर रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है कि ओपिनियन ऑन दी ऑन रिलेशनशिप्स. ठीक है. तो क्या रेलेवेंट होगा? पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रोसिक्यूशन फॉर बिगेमी, प्रोसिक्यूशन फॉर एडल्टी, प्रोसीडिंग्स अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट, एंड चौथा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द मैरिटल स्टेटस ऑफ टू पीपल स्टेइंग टुगेदर सिंस द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. भाई आप जब ये सेक्शन पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि इंडियन डिवोर्स एक्ट पे ये ओपिनियन वाला सेक्शन कौन सा है. ठीक है. यहाँ पे बता दे रही हूँ, सेक्शन 50 है. ठीक है. क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे मुझे. सेक्शन 50 में साफ साफ बोला है कि सेक्शन 50 जो है वो इंडियन डिवोर्स एक्ट पे अप्लाई नहीं करेगा, अडल्ट्री और बिगेमी पे अप्लाई नहीं करेगा. तो जाहिर सी बात है कि ओपिनियन, किस चीज़ का ओपिनियन, कि दो लोग जो एक साथ रह रहे हैं, एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसको डिसाइड करने के लिए हम लोगों का ओपिनियन यहाँ पे देखते हैं. बाकी इन ये जो सेक्शंस है या जो ऑफेंसेस है उसमें ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 39. A child below 7 years of age enjoys absolute immunity from prosecution of criminal cases. ठीक है. आपको पता है डॉली इनकैपिक्स की बात कर रहा है. बिलो 7 years का जो बच्चा है वो कोई भी अपराध नहीं कर सकता. ठीक है. तो वहाँ पर आपको बस एक ही बात प्रूव करनी है, बच्चे की उम्र कितनी है. अगर बिलो 7 years है तो 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता है. उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है, वहाँ तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो ये पूछ रहा है कि ये जो प्रिजम्पशन है ये कैसा प्रिजम्पशन है? रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है? नहीं. ठीक है. इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है? नहीं. रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है? नहीं. इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है. ये बहुत डायरेक्ट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. लॉ की बात कर रहा है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और लॉ. लॉ का प्रिजम्पशन इसलिए है क्योंकि आपके बैरेट में सीधा सीधा सेक्शन ही बना दिया गया है, प्रोविजन ही है जो बात करता है कि 7 years से बिलो का चाइल्ड अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा. दिस इज वाई दिस इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बट नॉट फैक्ट. तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी. ठीक है.